सो एज पर समरी ऑफ आर चैप्टर, जो ऑलरेडी मार्क टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टॉपिक बचा है कमिश्नर्स। चलिए फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं। इधर आइए कि कमिश्नर्स क्या के केस में सबसे पहला सब पॉइंट क्या रहेगा, पर्पस एंड जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे देखिए जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए जो कि कमिश्नर्स होंगे वर्कमैन कंपनसेशन के। यहाँ पे कोई भी सिविल कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन यानी कि लीगल पावर नहीं है जिसके तहत वो डील कर सके उन मैटर्स के साथ जो कि किसको डील करने हैं, कमिश्नर को डील करने हैं। कमिश्नर के पास जो पावर है वो किसके बराबर है, सिविल कोर्ट की पावर के जितनी। अब कमिश्नर्स का काम क्या रहेगा, जिस पर्सन को कंपनसेशन पे करना है उसकी लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, ये डिटरमाइन करना कि जो इंजर्ड पर्सन है वो एम्प्लॉय था भी या नहीं, ये डिटरमाइन करना कि अमाउंट और ड्यूरेशन क्या है कॉम्पनसेशन का। सपोज कीजिए अमाउंट हो गया 1 लाख, ठीक है, और ये 1 लाख कितने टाइम में देना है वो उसकी ड्यूरेशन। और नेचर और एक्सटेंट क्या रहेगा डिसेबलमेंट का, कि वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, उसका नेचर। आगे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को, ठीक है, एज अ कमिश्नर। यहाँ पे देखिएगा जिसने एज या फिर जो मेंबर रहा हो स्टेट जुडिशियल सर्विस का 5 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए एज अ एडवोकेट या फिर एज अ प्लेडर काम किया हो। प्लेडर भी एडवोकेट से मिलता जुलता ही होता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ अपने क्लाइंट्स के लिए प्लेडिंग करता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है जिसने 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए काम किया हो और उसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो पर्सनल मैनेजमेंट का या फिर एचआरएम का या फिर डेवलपमेंट एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की उसको नॉलेज हो। चलिए तो इनको एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स इसी से रिलेटेड दिए हुए समझते हैं 1 बाय 1 कि जहाँ पर कमिश्नर जो है अपॉइंट किया गया है, एक से ज़्यादा कमिश्नर अपॉइंट किया गया है एक एरिया के लिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उनके बिजनेस एरिया को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आगे देखिए कि कोई भी कमिश्नर चूज करता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन को जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसी मैटर की जो कि रेलिवेंट है इंक्वायरी में कि वो असिस्ट कर सके कमिश्नर को, तो वो उनको अपॉइंट कर सकता है उन पर्सनस को, ठीक है। आगे देखिए कि जो कमिश्नर है, हर कमिश्नर वो क्या माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अंडर आईपीसी। चलिए फटाफट से देखते हैं वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांसफर। कोई भी मैटर जो कमिश्नर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा, शेल बी डन और बाय बिफोर द कमिश्नर फॉर द एरिया इन विच, किस एरिया में, या तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या फिर मतलब जो रिजल्ट है जहाँ पे जिस कारण इंजरी हुई, ठीक है, द एम्प्लॉय और इन केस ऑफ डेथ जो उसके डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं कॉम्पनसेशन के, वो ऑर्डिनरीली कहीं पे जहाँ पे रहते हैं, ठीक। आगे देखिए जो एम्प्लॉयर है हैज़ हिज रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर जहाँ पर एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है, इन एरियाज़ में प्रोसीडिंग्स हो सकती है। आगे समझते हैं फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। देखिए एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर शेल बी मेड प्रिस्क्राइब फॉर्म में, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब फी भी होगी और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स उसके अंदर दिए जाएंगे। कौन कौन से पर्टिकुलर, सबसे पहले तो एक कंसाइन स्टेटमेंट होगी, ठीक है, सर्कमस्टांसेस की कि कैसे कैसे क्या हुआ और कितना रिलीफ क्लेम किया जा रहा है। इसके सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अगर इन केस ऑफ अ क्लेम फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट किसी कंपनसेशन का क्लेम किया जाता है तो इसके साथ साथ आप डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस भी बताएंगे कि किस डेट पे नोटिस सर्व किया गया है एक्सीडेंट का एम्प्लॉयर को, ठीक है। एंड इफ अगर वो नोटिस सर्व नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर ड्यू टाइम में सर्व नहीं किया गया है तो उसका ओमिशन का रीज़न भी बताएंगे। जो नेम्स है एड्रेस है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, जो भी पार्टीज एसोसिएटेड रहेंगी उस कॉम्पनसेशन से उनके नेम्स और एड्रेस। एक्सेप्ट इन द केस जहाँ पे एप्लीकेशन किसके द्वारा की जा रही है, डिपेंडेंट्स के द्वारा कॉम्पनसेशन के लिए, तो जो कंसाइन स्टेटमेंट ऑफ मैटर्स है ऑन विच जो एग्रीमेंट हैज़ एंड दोज ऑन विच एग्रीमेंट हैज़ नॉट टू बी कम टू, ये एग्रीमेंट भी दिए जाएंगे, ठीक है, जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था और जिनके साथ नहीं हुआ था, तो वो वाले डिपेंडेंट्स का जो एग्रीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। इफ़ द एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट इलिटरेट है तो किसी भी रीज़न से या फिर वो नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर पा रहा है, तो उस केस में जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर करी जाएगी, वो कमिश्नर के डायरेक्शन के अंडर प्रिपेयर करी जाएगी एप्लीकेंट के डिज़ायर पे। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर है उसकी पावर और प्रोसीजर क्या है, उसके पास सिविल कोड की पावर है,
ठीक है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए क्या क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए अपने पावर को यूज़ कर सकता है। टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, ओथ पे मतलब एविडेंस कलेक्ट करना। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस की हाजिरी को एनफोर्स कराना। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितना भी उस केस से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपेल यानी कि इकट्ठा करना। ये ड्यूटी कमिश्नर की रहेगी और ये इसकी पावर भी कह सकते हैं आप। प्रोसीजर रहेगा उसका कंपनसेशन को केस को सॉल्व करने का। आगे देखिए अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़, एनी अपीयरेंस, चाहे वो देखिए अपीयरेंस है, एप्लीकेशन है जो कि एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है, जो कि की जाएगी मेड और डन बाय द पर्सन बिफोर टू अ कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर के सामने। किस किस की बात कर रहे हैं हम, अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट की। ठीक है, तो वो भी मे बी डन बाय द, अब कौन कौन कर सकते हैं, मे बी डन ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, के बिहाफ पे लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, कोई ऑफिशियल इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कर सकती है, या फिर कोई इंस्पेक्टर जो कि अपॉइंट हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर या फिर माइंस एक्ट 1952 के अंडर। ठीक है, और बाय कोई भी ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है और स्पेसिफाई किया है। तो ये लोग अपीयर हो सकते हैं कमिश्नर के सामने पर्सन के बिहाफ पर, जो और फिर यहाँ पे क्या है, वो पर्सन ऑथोराइज करे उनको राइटिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग जो है जो ये अपीयर हो रहे हैं तो इनको परमिशन भी लेनी पड़ेगी कमिश्नर से। ठीक है, कि बाय एनी अदर पर्सन सो ऑथोराइज। अब आगे देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। जो कमिश्नर है वो एक ब्रीफ मेमोरेंडम बनाएगा जो कि सब्सटेंस ऑफ एविडेंस उसको मिलेंगे, या फिर जो विटनेस रहेगा उसको एग्जामिन करके उसकी एग्जामिनेशन को प्रोसीड करके, और जो मेमोरेंडम रहेगा वो रिटर्न में होगा और कमिश्नर के द्वारा साइन किया जाएगा खुद के उसके हाथ से। ठीक है, एंड शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा। अब आगे देखिए पार्ट टू सबमिट केस। जो कमिश्नर है वो रेफर कर सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ टू हाई कोर्ट। अगर उस केस में उसका प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं आता है तो वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है डिसीजन के लिए, एंड जो ही मस्ट डिसाइड द मैटर अकॉर्डिंग टू सच डिसीजन। ठीक है, हाई कोर्ट भी है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग मैटर को डिसाइड करेगा, या फिर वो खुद हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग मैटर को डिसाइड करेगा। आगे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट जो कि अराइव होते हैं किसके बीच में, एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट है, चाहे वो कंपनसेशन के पेमेंट को लेकर के है या फिर रिडम्पशन है हाफ मंथली पेमेंट को लेकर के, अदरवाइज जहाँ पर कंपनसेशन को सेटल किया गया है बीइंग पेबल टू, जहाँ पे किसी वुमेन या फिर जो लीगल डिसेबिलिटी का पर्सन है उसे पैसा कंपनसेशन मिलना है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कमिश्नर के पास। ठीक है, आगे देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रहेगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा भेजा जाएगा कमिश्नर को। वो क्या करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है उसकी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की जेन्युइननेस को लेकर के उसका, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा उस मेमोरेंडम को रजिस्टर में प्रिस्क्राइब मैनर में। अगर कमिश्नर को लगता है कि उसके ओपिनियन में जो कंपनसेशन है वो इनएडिक्वेट है, या फिर एग्रीमेंट जो है वो फ्रॉड लगता है उसको, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस से लिया गया है, या फिर कोई भी इम्प्रॉपर मीन से लिया गया है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है उसको रजिस्टर करने के लिए। तो देखिए फटाफट से हमने पर्पस एंड जुरिसडिक्शन समझ लिया है, अपॉइंटमेंट समझ चुके हैं, वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग्स भी समझ चुके हैं। अब कौन से फर्दर टॉपिक्स हमारे रह गए हैं यहाँ पे देखते हैं। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन भी समझ गए हैं, पार्ट्स एंड प्रोसीजर भी कमिश्नर का, उसके अलावा अपीयरेंस भी समझ ली पार्टीज़ की, मेथड भी देख लिया एविडेंस को रिकॉर्ड करने का। अब आगे पार्ट टू सबमिट केस भी हम कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट्स भी वी हैव डन। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट और फेलियर टू रजिस्टर एग्रीमेंट, यानी कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर नहीं करा पाया एग्रीमेंट को, तो इफ़ अ मेमोरेंडम ऑफ एनी एग्रीमेंट वो नहीं भेजा गया कमिश्नर को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो एम्प्लॉयर है वो लायबल रहेगा टू पे फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो कि वो लायबल है देने के लिए एक्ट के प्रोविजंस के तहत, एंड शेल नॉट अनलेस, जब तक कमिश्नर उसको डायरेक्ट नहीं करता अदरवाइज, तो वो एंटाइटल भी नहीं होगा कि वो डिडक्ट कर सके कोई भी अमाउंट जो कि उसने पहले ही शायद एम्प्लॉय को पे किया हो कंपनसेशन के नाम पर। ठीक है, वेदर चाहे एग्रीमेंट में या फिर अदरवाइज। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर, दैट इज अपील्स। कि अगर मैं कमिश्नर के डिसीजन से या फिर उसने जो न्याय किया है उससे सेटिस्फाई ना हो पाऊँ, तो उस केस में मैं अपील कर सकती हूँ हाई कोर्ट को। ठीक है, और फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ अ कमिश्नर, किस किस ऑर्डर पे, देखिए एक कोई ऑर्डर जो मुझे मिला है कॉम्पनसेशन आ लमसम, मान लीजिए यहाँ पे ये किसके लिए किसके लिए बात की गई है, एम्प्लॉय के लिए, कि जो एम्प्लॉयर के लिए,
अब एम्प्लॉयर को लमसम अमाउंट देने के लिए बोल दिया गया, हो सकता है एम्प्लॉयर के पास सफिशिएंट अमाउंट ना हो, तो वो हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर दूंगा। या फिर कोई इस तरह का ऑर्डर जो कि अवॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 4A, और यहाँ पे सपोज करो मैं बीइंग एम्प्लॉयर मैं सेटिस्फाई ही नहीं हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करूँगी, तो मैं हाई कोर्ट में अपील कर सकती हूँ कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट। एंड ऑर्डर जो कि रिफ्यूज़ करता है टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट, जो कि मुझे हाफ मंथली पेमेंट से देने से रोके, तो इस तरह का कोई ऑर्डर उसको मैं एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। एंड ऑर्डर जो कि प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन अमंग द डिपेंडेंट्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई, या फिर डिसअलाउ करता है किसी भी तरह का क्लेम जो कि एलिज करता है उसको डिपेंडेंट होने से। ठीक है। आगे देखिए कि कोई भी ऑर्डर जो कि अलाउ करता है, ये किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए, या फिर डिसअलाउ करता है ये किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, किसी भी तरह का क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ एन इंडेमनिटी। या फिर कोई भी ऑर्डर जो कि रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ मेमोरेंडम, अभी भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ करता है, या फिर रजिस्टरिंग द सेम, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट टू कंडीशंस के साथ उसको रजिस्टर करता है, तो उस केस में हम हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। हाउ एवर इन केसेस में हाई कोर्ट को अपील नहीं किया जा सकता है जहाँ पर अनलेस अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन दी अपील, कोई क्वेश्चन ही नहीं है लॉ का, जहाँ पे हमें मैटर ही नहीं पता हमें करना क्या है, तो वहाँ पे हम हाई कोर्ट को अपील नहीं कर सकते हैं। अनलेस जो डिस्प्यूट का अमाउंट 300 से कम हुआ तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जहाँ पे पार्टीज एग्रीड है, मतलब अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ कमिश्नर और इन विच द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर गिव्स एन एफर्ट टू एग्रीमेंट कम टू बाय द पार्टीज, यानी कि अपने ही एग्रीमेंट से वो बंधे हुए अबाइड है, तो उस केस में उन्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। या फिर अनलेस जो मेमोरेंडम है अपील का, ठीक है, इज एकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट, जो कि एकम्पनी हो किसी सर्टिफिकेट के द्वारा जो कि कमिश्नर ने दिया है कि हाँ भाई एप्लेंट ने जो मतलब याचिका करता है हाई कोर्ट में, उसने रेलिवेंट अमाउंट जो भी पेएबल था अपील के अगेंस्ट वो उसने सबमिट कर दिया है, यानी कि जब तक वो अमाउंट सबमिट नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट के आगे अपील भी नहीं कर सकता है अगेन। और जो पीरियड रहेगा लिमिटेशन फॉर एन अपील शैल बी 60 डेज़, यानी कि कमिश्नर के डिसीजन के बाद से 60 डेज़ के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अपील किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।